ओके गाइस, मैं अनुज श्रीवास्तव एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल जीके आर्ट पे स्वागत करता हूँ। तो हम लोग बात कर रहे थे उत्तरवर्ती मुगल काल के राजाओं के बारे में, और उत्तरवर्ती मुगल काल के राजाओं में हम लोग शुरुआत के 4 राजाओं बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर और मोहम्मद शाह के बारे में पढ़ लिए। आज मोहम्मद शाह से आगे हम लोग पढ़ेंगे अहमद शाह के बारे में। अहमद शाह जो भारत की गद्दी पर बैठता है 1748 में और इसका शासनकाल चलता है 1754 ईस्वी तक। अब आगे सुनिएगा ध्यान से मेरी बातों को। इस अहमद शाह के द्वारा अपना वजीर बनाया जाता है अवध के नवाब सफदरगंज को। तो अवध के नवाब सफदरगंज को अपना वजीर बनाता है। इसे अहमद शाह के शासनकाल में एक महिला का प्रभाव चलता है जो मुगल दरबार की राजमाता थी और उनका नाम था उधम बाई। इस उधम बाई को एक उपाधि दी गई थी मोहम्मद शाह के द्वारा। वह उपाधि थी किबले आजम की। तो किबले आजम की उपाधि इनको दिए थे मोहम्मद शाह राजमाता उधम बाई को। इसी अहमद शाह के दरबार में एक नवाब था जो मूलतः दरबारी हिजड़ा था, जिसका नाम था वजीद खां। तो वजीद खां का प्रभाव चल रहा है अहमद शाह के शासनकाल पर। राजमाता उधम बाई का प्रभाव भी चल रहा है अहमद शाह के शासनकाल पर, और वजीर अवध के नवाब सफदरगंज का भी प्रभाव चल रहा है अहमद शाह के शासनकाल पर। यानी एक साथ 3 लोग अहमद शाह के शासनकाल में अपना प्रभाव जमाए हुए हैं, और परिणाम यह है कि अहमद शाह नियंत्रित पूर्ण तरीके से अपना शासन नहीं कर पा रहा है। ठीक इसी समय अहमद शाह के शासनकाल में एक बहुत बड़ा उथल पुथल होता है, और वह उथल पुथल मचाने के लिए कौन आता है तो आपको हम बता चुके हैं कि हैदराबाद स्वतंत्र रियासत की स्थापना निज़ामुल मुल्क ने किया था। उसी निज़ामुल मुल्क का पुत्र था इमादुल मुल्क। इमादुल मुल्क के द्वारा अहमद शाह के जीवन में एक नया उथल पुथल मचा दिया जाता है। और उथल पुथल क्या मचाता है तो इमादुल मुल्क मराठों के पेशवा मल्हार राव से हाथ मिला लेता है, और इनसे हाथ मिलाते हुए वह अहमद शाह के ऊपर आक्रमण कर देता है। इस आक्रमण के बाद इमादुल मुल्क अहमद शाह के वजीर अवध के नवाब सफदरगंज को उनके पद से हटा देता है, और उनको उनके पद से हटाते हुए अहमद शाह का स्वयं नया वजीर बन जाता है। तो ये नया वजीर बन जाता है इमादुल मुल्क अवध के नवाब सफदरगंज को हटाते हुए। अब देखिए आगे की कहानी। अहमद शाह के बारे में कहा जाता है कि अहमद शाह बहुत ही अयास प्रवृत्ति का शासक था। बहुत अधिक अयास प्रवृत्ति का ये मुगल शासक था। इसके बारे में कहा जाता है कि यह दिन रात हरम खाने में लगा रहता था। कुछ इतिहासकारों ने तो ऐसा भी कहा है कि अहमद शाह 4-4 महीने बाद कभी कभी इन हरम खानों से बाहर निकलता था। इनका हरम खाना 4 वर्ग मील में फैला हुआ था। तो बहुत ही अयास प्रवृत्ति का ये शासक था, और इसकी अयासी से काफ़ी दुखी हो गया था इनका वजीर इमादुल मुल्क। और इसी से दुखी होकर इमादुल मुल्क ने अहमद शाह को अपदस्थ कर दिया था, और 2 जून 1754 को इनके पद से हटा देता है, और हटा करके भारत का नया राजा अगला बनाता है आलमगीर द्वितीय को। तो अहमद शाह के जीवन की यही मुख्य घटनाएं हैं। अहमद शाह राजा पद से हट जाता है, और राजा पद से उनको हटाता है उन्हीं का वजीर इमादुल मुल्क, और इमादुल मुल्क इनको राजा पद से हटाते हुए जो अगला राजा बनाता है वह राजा है
आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय, ये आलमगीर द्वितीय कौन है? तो आलमगीर द्वितीय हैं जहांदर शाह का पुत्र। जहांदर शाह के पुत्र आलमगीर द्वितीय को भारत का नया राजा बनाता है। अब देखिएगा, आलमगीर द्वितीय का शासन चलता है 1754 से 1759 ईस्वी तक। तो इस आलमगीर का भी वजीर कौन रहेगा? वही रहेगा जो इनके पहले के शासनकाल में था, यानी इस बार भी वजीर हैं इमादुल मुल्क। ये आलमगीर द्वितीय का वजीर है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, आलमगीर द्वितीय मैंने क्यों लिखा है। अगर आप मेरे वीडियो को पहले देखे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने ये शब्द क्यों लिखा है आलमगीर द्वितीय। जब मैंने औरंगजेब पढ़ाया था तो मैंने इस बात को बताया था कि औरंगजेब जिस समय दूसरी बार अपना राज्याभिषेक कराता है तो दूसरी बार राज्याभिषेक कराते समय दिल्ली में आलमगीर की उपाधि धारण किया था। तो आलमगीर के नाम से गद्दी पर बैठा था उस समय औरंगजेब, तो वह आलमगीर प्रथम था। और बाद में एक आलमगीर के नाम से और राजा बनता है उत्तरवर्ती मुगल काल में, तो इनका नाम पड़ जाता है आलमगीर द्वितीय। जहांदार शाह के ये पुत्र थे। इनका वजीर कौन हुआ? इमादुल मुल्क। अब देखिए इनके जीवन की सबसे बड़ी घटना क्या है। इन्हीं आलमगीर द्वितीय के शासन काल में ईरान का अहमद शाह अब्दाली, आपको हम बता चुके हैं इसके बारे में। अहमद शाह अब्दाली भारत पर चौथी बार आक्रमण करता है। ये फोर्थ बार इसका चौथा आक्रमण था दिल्ली पर, और ये आक्रमण इसका होता है 1759 ईस्वी में। और जब ये आक्रमण करता है दिल्ली पर, तो आक्रमण करने के बाद वह आलमगीर द्वितीय से यानी मुगल प्रशासन से 4 राज्यों को छीनकर अपने क्षेत्र में मिला लेता है। ये 4 राज्य कौन कौन हैं? तो एक है पंजाब, एक है कश्मीर, फिर है आपका सिंध राज्य और एक है सरहिंद राज्य। तो ये 4 प्रांतों को जीत लेता है अहमद शाह अब्दाली। और ये अकेले नहीं जीतता है, इसके इस जीत में इस अहमद शाह अब्दाली की मदद करता है रेहला सरदार नजीब खां। तो नजीब खां के सहयोग से यह आलमगीर द्वितीय से 4 राज्यों को जीतने में कामयाब होता है, पंजाब, कश्मीर, सिंध और सरहिंद। इन 4 राज्यों को जीत लेता है। और इन 4 राज्यों को जीतने के बाद इसी नजीब खां को इन चारों राज्यों का बना देता है यह मीर बख्शी, अर्थात इन चारों राज्यों का सेनापति। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पंजाब, कश्मीर, सिंध, सरहिंद ये कभी मुगल प्रशासन में था, आज अहमद शाह अब्दाली के कब्जे में है। और यहाँ प्रशासन कर रहा है मीर बख्शी बनकर कौन? नजीब खां। इनको प्रशासन करने का अनुमति देता है कौन? अहमद शाह अब्दाली। इधर आलमगीर द्वितीय का वजीर है इमादुल मुल्क। इमादुल मुल्क काफ़ी परेशान हो जाता है, बोला है कि ये क्या हो रहा है, कोई विदेशी आक्रमणकारी आ रहा है, एक साथ भारत के 4 राज्यों को जीत ले रहा है, ये हो क्या गया है हमारे राजा को। इससे जो है वजीर इमादुल मुल्क काफ़ी दुखी हो जाता है इस घटना के बाद, और इसी से दुखी होकर वह आलमगीर द्वितीय की हत्या कर देता है नवंबर 1759 में। नवंबर 1759 में आलमगीर द्वितीय के वजीर इमादुल मुल्क ने ही आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी, और हत्या करते हुए भारत का नया राजा बनाता है शाह आलम द्वितीय को। अब देखिए आगे, शाह आलम द्वितीय। मोहम्मद शाह और आलमगीर द्वितीय के बारे में हम ये कह सकते हैं कि इनके शासनकाल में मुगलों से बहुत अधिक राज्य जो हैं अलग होना
प्रारंभ कर दिए थे। जैसे बंगाल एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो गया था मुर्शिद कुली खां के द्वारा, उसी तरह से अवध स्थापित हो गया था एक स्वतंत्र राज्य के रूप में शहादत खां के द्वारा। यदि हम बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद की स्थापना कर चुका था इसके पहले निजामुल मुल्क, और इसके अतिरिक्त हमने आपको बताया है कि स्वतंत्र भरतपुर राज्य की स्थापना कर दिया था वदन सिंह। तो इस प्रकार से एक एक करके बहुत सारे क्षेत्र जो है मुगलों से अलग होना शुरू हो गए थे मोहम्मद शाह और आलमगीर द्वितीय के शासनकाल में ही। अब देखिए यहां पर शाह आलम द्वितीय शासक बनेगा, शाह आलम द्वितीय ये राजा बनेगा। ये राजा बनता है 1759 में और इसका प्रशासन चलता है 1806 तक। काफी लंबे समय तक शासन किया ये शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय किसका पुत्र है? तो यह है आलमगीर द्वितीय का ही पुत्र। आलमगीर द्वितीय का पुत्र शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 ईस्वी तक मुगल काल पर शासन करता है। और अगर हम शाह आलम द्वितीय की बात करें तो इनका पहले नाम था अली गौहर, लेकिन यह शाह आलम द्वितीय के नाम से ही अपना राज्याभिषेक कराते हैं। लेकिन जिस समय आलमगीर द्वितीय की हत्या किया था इमादुल मुल्क, इससे शाह आलम द्वितीय घबराकर उस समय बिहार भाग गया था और बिहार में यह बैठा हुआ था। बिहार में बैठा हुआ था शाह आलम द्वितीय। आलमगीर द्वितीय की जैसे ही हत्या होती है, बिहार में ही शाह आलम द्वितीय अपने आप को भारत का नया स्वतंत्र राजा घोषित कर देता है। स्वतंत्र राजा घोषित करता है कि मुगलों का अगला राजा अब मैं बन चुका हूं। अब देखिए इधर कौन सी घटना घटित होती है। तो ये मुगलों का नया राजा बन चुका है, बिहार से प्रशासन को चला रहा है। लेकिन मुगलों का जो मुख्य केंद्र था वो कौन था? दिल्ली। इनको बिहार से दिल्ली जाना पड़ेगा प्रशासन को चलाने के लिए। और दिल्ली में देखिए क्या होता है, दिल्ली में एक अलग ही घटना घटित होती है। क्या घटना घटित होती है? तो दिल्ली में मैंने आपको बताया होगा औरंगजेब के एक पुत्र काम बख्श के बारे में। काम बख्श, इस काम बख्श का एक पोता था जिस पोते का नाम था शाहजहां द्वितीय। ये शाहजहां द्वितीय शाह आलम द्वितीय की अनुपस्थिति का फायदा उठाता है और शाह आलम द्वितीय की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए दिल्ली में अपने आप को नया स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया है। तो अब देखिए क्या स्थिति हो गई। एक ही साथ एक ही समय मुगल वंश में दो राजा काम कर रहे हैं। बिहार से प्रशासन चला रहा है शाह आलम द्वितीय और दिल्ली से प्रशासन चला रहा है शाहजहां द्वितीय। इसी दौर में ध्यान दीजिएगा 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ था। इतिहास प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध। हालांकि यह एक औपचारिकता मात्र था, क्योंकि इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को अब इस देश पर शासन करने से रोकने वाला कोई नहीं था। तो बक्सर का युद्ध हुआ था बंगाल के नवाब मीर कासिम के साथ अंग्रेजों का। बंगाल के नवाब कौन थे? मीर कासिम। तो मीर कासिम के साथ हुआ था और इस युद्ध में मीर कासिम का साथ दिया था अवध का नवाब शुजाउद्दौला। अवध का नवाब शुजाउद्दौला तो साथ देता ही है, मुगल सरदार शाह आलम द्वितीय भी बिहार से ही साथ देता है इस युद्ध में मीर कासिम का, यानी यह भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, बक्सर के युद्ध में तीनों राजाओं की एक साथ हार हो जाती है। जब तीनों राजाओं की हार हो जाती है तो शाह आलम द्वितीय इन्हीं अंग्रेजों के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि करता है। इलाहाबाद की संधि कर लेता है और इलाहाबाद की संधि करते हुए बिहार, बंगाल और ओडिशा की दीवानी अंग्रेजों को प्रदान कर देता है और स्वयं इन अंग्रेजों का पेंशनदार बन जाता है और पेंशनदार बनकर 1765 से लेकर 1772 तक अंग्रेजों के संरक्षण में रहता है। अंग्रेजों के संरक्षण में रहता है कौन? तो शाह आलम द्वितीय। अब देखिए आगे क्या होता है। इस शाह आलम द्वितीय की सहायता करता है मराठा सरदार। मराठा सरदार
और मराठा सरदार के सहयोग से शाह आलम द्वितीय एक बार फिर से दिल्ली की गद्दी को प्राप्त करने में कामयाब होता है, क्योंकि इन्हीं मराठा सरदारों की सहायता से यह 1772 में जाकर शाह आलम द्वितीय को गद्दी से हटाता है और गद्दी से हटाकर स्वयं अपना राज्याभिषेक एक बार फिर वहां से कराता है, स्वयं शासक बन जाता है। अब देखिए आगे क्या होता है। तो शासक बन गया, लेकिन इधर 1780 में इमादुल मुल्क का पोता गुलाम कादिर ये अपना प्रभाव बढ़ाता है मुगल साम्राज्य पर, और मुगल साम्राज्य पर प्रभाव बढ़ाते हुए शाह आलम द्वितीय को अंधा कर देता है। अब देखिए आगे की कहानी, आगे क्या होता है। शाह आलम द्वितीय अंधा हो चुका है और अंधा होकर वह दिल्ली में ही लाल किले में बैठा हुआ है। 1803 आते आते इस लाल किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। जब अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है तो शाह आलम द्वितीय मात्र एक पेंशन भोगी, एक कैदी बनकर इस लाल किले के अंदर रहता है, और इसी लाल किले के अंदर शाह आलम द्वितीय की मृत्यु 1806 ईस्वी को हो जाती है। जब 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय का निधन हो जाता है तो अंग्रेजों के द्वारा शाह आलम द्वितीय के पुत्र अकबर द्वितीय को भारत का नया राजा बनाया जाता है। तो अकबर द्वितीय के बारे में याद रखिएगा कि अकबर द्वितीय भारत पर शासन किया था 1806 से 1837 ईस्वी तक रहता है। ये अकबर द्वितीय पहला ऐसा मुगल राजा बना जो अंग्रेजों के संरक्षण में राजा बना था। ये संरक्षण में राजा बना किसके? अंग्रेजों के। तो इनको अंग्रेजों ने अपने संरक्षण में राजा बनवाया, ये पहले मुगल शासक जिनको अपने संरक्षण में राजा बनवाया गया, लेकिन इनको भी कैदी बनाकर लाल किले के अंदर ही रहने को मजबूर कर दिया था अंग्रेजों ने। तो इनको काफ़ी परेशानी हो रही थी, इनको सही ढंग से पेंशन भी नहीं मिल पा रहा था और इनके साथ सही ढंग से व्यवहार भी अंग्रेज नहीं कर पा रहे थे। ईस्ट इंडिया कंपनी इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर पा रही थी, जिससे अकबर द्वितीय काफ़ी परेशान थे और उनको लगा कि मैं इन अंग्रेज़ों के साथ अगर बात करूं तो अपनी समस्याओं को मैं बताऊं, अपनी समस्याओं को दूर कराऊं, लेकिन इन अंग्रेज़ों से मैं बात करूं ही तो कैसे, क्योंकि ये तो हमारी सुनेंगे नहीं। तो अकबर द्वितीय को लगता है कि क्यों नहीं हम इंग्लैंड की महारानी से सीधे बातचीत करें, अगर उनसे बातचीत करते हैं तो वह इस मुगल शासक को थोड़ा सा मान सम्मान दिलवाएगी अंग्रेजों के द्वारा, और तब इनको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा मुगल वंश के राजा के तौर पर मैं काम कर रहा हूं। तो इस तरह से अकबर द्वितीय अपना राजदूत बनाकर इंग्लैंड भेजते हैं उस समय के महान समाजसेवी राजा राम मोहन राय को। और राजा राम मोहन राय पहले ऐसे भारतीय थे जो समुद्र पार करके विदेश में गए थे, लेकिन दुर्भाग्य देखिए 1833 में राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल में हो गई थी, वहीं पर उनका समाधि स्थल है। तो मान सम्मान बेचारे अकबर द्वितीय को ढंग से नहीं मिल पाया। 1837 में अकबर द्वितीय की जब मृत्यु हो जाती है तो अकबर द्वितीय की मृत्यु के बाद जो अगला राजा बनता है वह राजा बनता है बहादुर शाह द्वितीय। तो इन्हें बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। कोई एक नाम रखेंगे तो सही है, क्योंकि जफर वो इसलिए लिखते थे क्योंकि वो गज़ल लिखने के शौकीन थे, तो जफर के नाम से गज़ल वगैरह लिखा करते थे। बहादुर शाह, या तो इन्हें केवल जफर कह दीजिए, बहादुर शाह जफर, कोई एक ही बंदा है, या बहादुर शाह द्वितीय कहिए, एक ही बंदे का नाम है। तो बहादुर शाह 1837 में भारत की गद्दी पर बैठते हैं और 1857 तक यह भारत में मुगल राजा रहते हैं, और ये भी लाल किले के अंदर ही अंग्रेजों के पेंशन भोगी बनकर एक कैदी की तरह अपना जीवन जी रहे हैं।
चूंकि इनके शासनकाल में पहले से ही अंग्रेजों ने यह घोषणा कर दी थी कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे, इसके बाद कोई भी राजा नहीं बनेगा। यहां तक कि बहादुर शाह जफर का जो पुत्र होगा उनको भी यह लाल किला छोड़ना पड़ेगा, उनको अपना अलग आशियाना ढूंढना पड़ेगा। तो ये अंतिम मुगल राजा रहेंगे। और इस बहादुर शाह के शासनकाल में कौन सी बड़ी घटना हुई थी? 1857 का सिपाही विद्रोह। 1857 का जब सिपाही विद्रोह हुआ था तो सिपाही विद्रोह के समय भारतीय सैनिक सिपाही विद्रोह करने से ठीक एक दिन पहले अर्थात 9 मई 1857 को बहादुर शाह जफर से जाकर मुलाकात करते हैं और मुलाकात करते हुए उनको अपना राष्ट्रीय नेतृत्वकर्ता, राष्ट्रीय नेता नियुक्त कर देते हैं। मुझे लगता है कि 1857 की क्रांति की असफलता का सबसे बड़ा कारण यही था, क्योंकि जिस समय इनको राष्ट्रीय नेता नियुक्त किया गया था भारत के सैनिकों के द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा, उस समय इनका उम्र 82 साल था। मतलब 82 साल की उम्र में ये राष्ट्रीय नेतृत्व कैसे कर पाते, जबकि इनको खुद ही 4 व्यक्तियों को उस समय आवश्यकता थी कंधा देने के लिए। तो उस समय इनको जो है राष्ट्रीय नेता नियुक्त किया गया और ये भी इन सैनिकों के पक्ष में आकर अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा देते हैं। और जब बिगुल बजाते हैं तो 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों की हार होती है। भारतीय सैनिकों की हार होने के बाद इस बहादुर शाह जफर को अंग्रेज रंगून भेज देते हैं और इसी रंगून में निर्वासित जीवन जीते समय 1862 में इनका निधन हो गया था, जिनका समाधि स्थल रंगून में ही बना हुआ है। इस तरह से मुगल वंश के अगर राजाओं की बात करें तो मुगल वंश के 3 ऐसे राजा हैं जिनका समाधि स्थल विदेश में है, जिसमें शुरुआत के 2 राजा बाबर और जहांगीर का समाधि स्थल, बाबर का काबुल में, जहांगीर का लाहौर में, और अब उत्तरवर्ती मुगल काल के एक राजा बहादुर शाह जफर का विदेश में रंगून में है, रंगून अर्थात म्यांमार में। तो इस तरह से मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह जफर बनता है। इसके बाद पूरा का पूरा भारतीय क्षेत्र अंग्रेजों के कब्जे में था। बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट बने, इसके बाद मुगलों में कोई राजा नहीं बना। तो ये रहा आपको मुगल वंश और उत्तरवर्ती मुगल वंश के राजाओं की कहानी। तो अब हम आपसे विदा लेंगे और फिर अगले क्लास में मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई आशा के साथ कि आप मेरे वीडियो को पसंद करेंगे, अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करेंगे और शेयर करने के साथ साथ इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।